हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पटवारी एग्जाम जो आपकी 11 मई को होने वाला है उसके क्वेश्चन आंसर है वो कर रहे थे। अगर हम अपनी क्लास की बात करें तो इसमें हम पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट रखेंगे। अगर आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हमारा इंडिया का जो पोर्शन दिया हुआ है, यानी जो आपके शुरू के 38 क्वेश्चन दिए हुए होंगे वो आपके इंडिया का पोर्शन होगा। उसमें आपके जनरल साइंस भी आएगा, उसमें आपके इंडिया का हिस्ट्री, आपके पॉलिटी और उसके साथ साथ ही आपके ज्योग्राफी ज्योग्राफी और आपके स्टेटिक जनरल नॉलेज यानी स्टेटिक का पोर्शन भी आपकी है तो वो भी इसी 38 क्वेश्चन में इंक्लूड है। और उसके साथ साथ करंट अफेयर। ठीक है, तो ये जो आपकी चीजें है वो आपके 38 क्वेश्चन साइज में आएंगे और आज की जो सेशन है वो इन्हीं में है, जिसमें से हमें इंडिया हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और ज्योग्राफी के है वो कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। कल और परसों की क्लास में देखें तो अपन ने है राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो किए थे, जिसमें हमने राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है वो कवर किया था। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, जो कि हमारा इंडियन हिस्ट्री का है। इसमें हमें पूछा गया है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इस साइड सुल्तान दिए गए और इस साइड उनके कार्यालय, यानी किस सुल्तान ने किस कार्यालय की स्थापना की थी। सबसे पहले दिया हुआ है नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोइनुद्दीन बहराम शाह। अगर इनमें देखें तो हमें इनका मिलान करना और नीचे जो हमें कूट दिया हुआ है उसको देखकर हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन है चूज करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया गया वकील ए सुल्तान, दीवान ए अर्ज, दीवान ए मुस्तखराज, नायब ए मुमलकत। एक चीज इसमें देखना कि जब भी अपन ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना तो कई बार तो ये होता है कि अपन को एक भी अगर आ रहा होता है ना तो हमारा सारे के सारे सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है। इसमें अगर हम बात करें तो हमें पहला दिया हुआ है वकील ए सुल्तान। वकील ए सुल्तान की बात करेंगे तो इसको जो तुगलक वंश के, कौन है? तुगलक वंश का, तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, उन्होंने स्थापित किया था। और ये कुछ ही दिनों तक चला था, कुछ ही दिनों तक चला था, बाद में ये बंद भी रह गया था। ठीक है, तो इसने तुगलक वंश के नासिरुद्दीन महमूद जो कि अंतिम सुल्तान था उसने स्थापित किया था और ये कार्यालय कुछ दिनों तक ही बना रहा था। तो एक में तुम्हारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। इनमें ऑप्शन में देखें, ऑप्शन की बात अगर अपन करें तो हमारा फर्स्ट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या दो दिया हुआ है, ना ही हमारा थर्ड होगा, यानी या तो टू होगा या फिर फोर्थ होगा। अगले की अगर अपन बात करें दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज की बात करें तो इसको है वो बलबन ने, किसने? बलबन ने बनाया था। बलबन ने बनाया था तो क्या आ जाएगा? बी में दो आ जाएगा और बी में दोनों में ही दो है। आगे अपन बात करें दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज की बात करें तो ये जो बकाया राजस्व होता था, बकाया राजस्व, उसकी वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। किसके लिए? बकाया राजस्व के लिए। तो सी में थर्ड आ जाएगा और सी में थर्ड आपका ऑप्शन फोर्थ है। ठीक है, और फिर सी में थर्ड आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड का पता चल गया तो फोर्थ है, इसका हो जाएगा डी में फोर्थ है। अगर हम नायब ए मुमलकत की बात करें तो जो मोइनुद्दीन बहराम शाह था उन्होंने नायब ए मुमलकत की पद की सर्जन किया था। और इसके समय की बात करें, इसके समय की बात करें तो इसमें जो सत्ता के केंद्र थे वो तीन थे। सत्ता के केंद्र, केंद्र है वो तीन कौन कौन से थे? पहला तो सुल्तान होता था, सुल्तान के बाद में नायब आता था, नायब आता था और नायब के बाद में वजीर आता था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है कि इसके टाइम में सत्ता के तीन केंद्र थे। सबसे जो ऊपर था, सर्वोच्च था, वो सुल्तान था, फिर नायब था और वजीर था। अब हमने ये जो चारों चीजें देखी है ना, तो वकील ए सुल्तान तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, दीवान अर्ज बलबन ने, दीवान मुस्कराज। अब अलाउद्दीन खिलजी ने और भी कई कार्यालय थे उनकी स्थापना की थी, तो उनका हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बकाया राजस्व से रिलेटेड था वो कौन सा था? दीवान मुस्कराज। राइट आंसर ऑप्शन
फोर्थ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। यानी जो इनके अर्थशास्त्र में संस्था शब्द दिया गया वो किससे रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें इसमें मौर्यकालीन मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। इसमें इसके प्रशासन का, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किया हुआ है। अगर हम अर्थशास्त्र की संस्था की बात करें तो ये क्या थी, एक गुप्तचर संस्था थी। क्या थी, गुप्तचर संस्था थी। तो इसमें आप देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्तीय प्रशासन से, गुप्तचर व्यवस्था से, न्याय प्रशासन से और कर व्यवस्था से। तो संस्था का जो संबंध था वो गुप्तचर व्यवस्था से था। अब जहां संस्था आई है तो वहीं एक चीज और आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, संचार। तो इसमें दो संस्थाएं होती थी, गुप्तचर संस्था, एक तो संस्था हो जाती थी और दूसरी संचार। अगर हम संस्था की बात करें तो ये एक ही स्थान पर जो रहकर गुप्तचरी करते थे, यानी जो गुप्तचर एक स्थान पर रहकर है वो गुप्तचरी करते थे, उसको तो बोला जाता था संस्था। और जब संचार का मतलब क्या हो गया, यानी संचार एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो संचार का हो गया कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, यानी घूमकर, घूम घूम कर जो गुप्तचरी करते थे उसको क्या बोला जाता था, उसको संचार बोला जाता था। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गई होगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से असुमेलित अपन को बताना है। इस साइड रचनाकार दिए गए और इस साइड उनकी रचना दी गई है। तो हमें इनमें से ये बताना है कि कौन सा असुमेलित है और नीचे हमें कूट में देखना है। सबसे पहले कुमारदास, त्रिविक्रम भट्ट, भट्ट नारायणन और भवभूति, भवभूति, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कुमारदास की, तो कुमारदास है ये सिंहल देश के निवासी थे। कहां के थे, सिंहल देश के निवासी, ठीक है। और इन्होंने सातवीं सदी में जानकी हरण जानकी हरण महाकाव्य लिखा था। तो आपको याद रखना है महाकाव्य लिखा था। तो कुमारदास की बात करें तो ये सिंहल देश के निवासी थे। सिंहल देश के निवासी थे। 7वीं सदी में इन्होंने जानकी हरण महाकाव्य लिखा था। ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, असुमेलित है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए हमारा, इसमें शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा है, इनको हमें सुमेलित करना है और फिर ये नीचे कूट में हमें बताना है। तो ए में हमारा क्या आ जाएगा, जानकी हरण, यानी 2 आ जाएगा। 2 वाले देखे तो या तो थर्ड होगा या फिर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे जो आपके मालती माधव है, वेणी सहार है और नल चंपू है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 8वीं सदी में, 7वीं सदी की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं 8वीं सदी में। तो 8वीं सदी में 3 जो आपके नाटक लिखे गए थे, 3 नाटक लिखे गए थे। कौन कौन से, एक तो महावीर चरित, महावीर चरित, दूसरा लिखा गया था मालती माधव, और जो तीसरा लिखा गया था वो था उत्तर रामचरित, उत्तर राम चरितम। ये तीनों के तीनों है वो किसके द्वारा लिखे गए थे, ये भवभूति के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा, भवभूति के। तो हमको ये तीनों याद रखने हैं, क्योंकि अगर पूछ ले जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक है वो भवभूति के द्वारा नहीं लिखे गए। 3 तो दे देंगे, महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, और एक जो चौथा होगा वो दे देंगे वेणी सहार। तो हमें कौन सा होगा ये फिर चूज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार फिर हमें पता चल गया कि भवभूति का कौन सा है, मालती माधव है। आगे अपन बात करें तो एक आता है आपके भट्ट नारायण ने 7वीं सदी में इनके द्वारा जो वेणी सहार है, वेणी सहार नाटक है, वो महाभारत के कथानक को लेकर लिखा था। किसको, महाभारत के कथानक को लेकर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो आपका सी में फोर्थ हो जाएगा और फिर बी में आपका नल चंपू हो ही जाएगा। जो ये त्रिविक्रम भट्ट थे उन्होंने 9वीं सदी में ये लिखा था। कौन सी सदी में, 9वीं सदी में लिखा था। और इनका ग्रंथ है, जो इनका ग्रंथ था नहीं, नल चंपू, काफी प्रसिद्ध था। क्यों, क्योंकि एक चंपू काव्य था,
चंपू काव्य, और आप सभी को पता है कि चंपू काव्य कौन से होते हैं, जो गद्य गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो चंपू काव्य होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड। फर्स्ट में सेकंड आ जाएगा, सेकंड में फर्स्ट आ जाएगा, थर्ड में फोर्थ, और आपके फोर्थ में थर्ड आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे अपन बढ़ते हैं, और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था, किसको अलग कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को, अब्दुल अजीज मक्की को, अब्दुल कुद्दूस गंगोही को। राइट आंसर की बात करें तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ है। जो अब्दुल कुद्दूस गंगोही थे, ये चिश्ती सिलसिले के थे। किसके थे? चिश्ती सिलसिले के अनुयायी थे ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपनी जो एक खानकाह गंगोह में स्थापित की थी, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता गंगोही। उसे क्या बोला जाता है? गंगोही। इन्होंने अपनी जो खानकाह थी उसमें गंगोह यानी सहारनपुर में स्थापित की थी, ठीक है। और ये अलग नाम से कविताएं लिखते थे। अलग नाम से क्या लिखते थे? कविताएं। कविताएं लिखते थे, इसलिए इनको अलग कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन है ज्यादातर हम इंडियन हिस्ट्री से लेके आए हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों की जो पोर्शन होता है वो हिस्ट्री वाला, वो ही थोड़ा वीक होता है। और हाँ, मैं ये अब आपको 150 क्वेश्चन लेके चली हूँ, जिसमें से दो क्लास तो हमारी हो चुकी है, तीसरी आज की क्लास है। जैसे ये 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपका एक टेस्ट है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद है मैं आपसे पूछूंगी कि आपको किस सब्जेक्ट के है, वो किस टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए। तो फिर हम करेंगे क्या कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे, और उनको है हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। यानी आपको पहले एक टॉपिक बता दिया जाएगा सब्जेक्ट का कि इसको आप तैयार कर लो, फिर उसके बाद मैं उसके काफी सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध मिस्र व तुर्की के साथ संघ बनाने वाला राज्य कौन सा था? बीजापुर, गुजरात, खानदेश और बहमनी। अगर अपन राइट आंसर की बात करें कि पुर्तगालियों के विरुद्ध, एक तो आप देखना कि जो इनका नाम आता है महमूद महमूद बेगड़ा, ठीक है। इनके नेतृत्व में गुजरात ने, किसने? गुजरात ने, महमूद बेगड़ा के नेतृत्व में गुजरात ने मिस्र और आपके तुर्की के साथ है वो संघ बनाया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है टू हो जाएगा। आपका राइट आंसर है टू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संत के भजन है वो सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार इसको राजस्थान में भी पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में। रिदास, मलुकदास, शंकरदेव और सूरदास। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा, रिदास जी। संत रिदास जी है वो 15वीं सदी के या फिर 15वीं सदी के भक्ति संत थे। भक्ति संत थे। इनके बारे में देखें तो ये जो रिदास जी थे ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य थे, ठीक है। इनके बारे में आप और भी देख सकते हैं कि इनके 30 से अधिक भजन है वो सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें है। तो कितने भजन? 30 से अधिक, यानी 30 प्लस है वो इसमें है। अगर अपन ने और देखे कि मलुकदास है, ये कौन थे? तो मलुकदास जी है ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके जो समुदाय के मठ है वो सारे के सारे उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में। और ये बिहार से काबुल तक भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर अपन आगे देखें, अगला सूरदास जी है। सूरदास जी के बारे में देखें तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के भक्त थे। इनका विश्वास था कि केवल जो मुक्ति है वो केवल कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन है कि भारतीय मंदिर स्थापत्य में निम्न में से कौन सा मंदिर है वो पंचायतन अवधारणा का प्राचीनतम उदाहरण है? और ये क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुवनेश्वर का शत्रुघ्नेश्वर मंदिर,
सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और पाथरी का मंदिर। तो अगर इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देवगढ़ का जो दशावतार यानी देवगढ़ जगह है वहां पर दशावतार मंदिर है जो आपके विष्णु जी का है, वो पंचायतन अवधारणा का प्राचीनतम उदाहरण है। अगर अपन देखें तो ये कौन से काल का है, तो ये गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन मंदिर है देवगढ़, और देवगढ़ का अभी नाम देखे तो कौन सा है, ललितपुर। ठीक है, देवगढ़ यानी ललितपुर का जो दशावतार मंदिर है वो स्थापत्य के क्षेत्र में पंचायतन जो पंचायतन शैली थी ना उसका प्रथम उदाहरण है ये। क्या है, प्रथम उदाहरण है, तो इसको ध्यान रखना। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते, कई बार पूछा जाता है कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसके आसपास है वो खुदाई है वो किसने करवाई थी। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना ये खुदाई है वो दयाराम साहनी ने करवाई थी। दयाराम साहनी, आपको पता है ना कि दयाराम साहनी ने हमारे राजस्थान में जो विराट सभ्यता है पहले जो आपके जयपुर में आया करती थी उसकी भी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो ये भी याद रखें इन्होंने जब खोज की थी तो इस ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना वहां पे कोनों पे वर्गाकार लघु मंदिरों के भी अवशेष मिले थे। अगर इनकी अपन बात करें तो एक कई बार पाथरी का जो शिखर मंदिर है ना ये क्या है, पाथरी का शिखर मंदिर है, ये पाथरी का मंदिर बोल दे या फिर शिखर मंदिर बोल दे। तो इसके बारे में क्या बोला जाता है कि ये एक तो छठी शताब्दी का है। ठीक ठीक है, छठी शताब्दी का है। और इसकी जो ऊंचाई है ना भवन की, ये ऊंचाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई से ठीक दोगुनी है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है दोगुना है या दोगुनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शिखर मंदिर है या फिर ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके भवन की जो आपकी चौड़ाई है वो ठीक, जो भवन की जो ऊंचाई है ना वो ठीक उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक साइड तो हमें दे रखा है निर्माता और एक साइड हमें स्मारक दे रखे हैं, हमें इनका मिलान करके नीचे जो कूट दिया हुआ है उसका चुनाव करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम दिया लोक महादेवी, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राज सिंह पल्लव। तो इसमें अगर अपन देखें तो जो लोक महादेवी है, लोक महादेवी ने विरूपाक्ष जो मंदिर है, पटक्कल का विरूपाक्ष मंदिर है ये बनवाया था। तो राइट आंसर अपना ए में थर्ड आ जाएगा। अगर अपन बात करें नरसिंह वर्मन प्रथम, ये कौन से वंश के थे, इनका वंश भी थोड़ा सा आप याद रखना है, ये पल्लव वंश के शासक थे, पल्लव वंश के शासक। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना किसके बारे में बोला गया है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने जो इन्हीं को है वो एक मामल शैली भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रथम की जो शैली थी ना उसको मामल शैली भी कहते हैं। इन्होंने दो प्रकार के ये बनाते थे, स्मारक मान लो या फिर मंदिर मान लो। ठीक है, बनाते थे, एक तो जिसमें मंडप होता था और एक जिसमें रथ होता था। ठीक है, तो अगर प्रमुख रथ की बात पूछ लेना तो वो कौन सा था, वो एक स्मक मंदिर, एक एक स्मक मंदिर, ये तो प्रमुख रथ का उदाहरण है। अगर आपसे जैसे आपने देखा होगा एक मंदिर आ गया ना इसमें, जैसे द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ है, ये सब चीजें। ठीक है, अगला अगर आपसे पूछ ले कि जो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है वो उसका निर्माण है किसने करवाया था, तो राज ने करवाया था, राज ने। और अगर ये देखे तो ये चोल वंश का था, चोल वंश का था, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे अपन फिर इसका पता चल गया तो अपना ये क्या आ जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम का द्रौपदी रथ पता ही चल गया ना, द्रौपदी पथ भी इन्होंने बनवाया था, अर्जुन पथ भी इन्होंने बनवाया था, अर्जुन पथ भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है, अगला अपन देखे राज सिंह पल्लव, तो इनका एक ही बच गया, कांची का कैलाश मंदिर है वो इन्होंने बनवाया था, सॉरी कांची का कौशल मंदिर। ठीक है, इसके साथ साथ ही इन्होंने सौर मंदिर भी बनवाया था, ये भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, सौर मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। तो इसमें अपन देखेंगे फर्स्ट में आपका थर्ड आएगा, और फर्स्ट में थर्ड आपके ऑप्शन है फोर्थ में ही है, ऑप्शन फोर्थ में, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो 1857 की क्रांति जो कि आपके हमारे इंडिया के लेवल की है, उसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपुरी की पदवी दी गई है। ये काफी इजी क्वेश्चन है जो आप आराम से बता सकते हो। जिन्नत महल,
हजरत महल, लक्ष्मीबाई और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन टू, हजरत महल। 1857 ईस्वी के जो विद्रोह था उसमें हजरत महल ने जो आपके लखनऊ का नवाब था उसको घोषित किया था, किसको? वीरजिस को, वीरजिस कादिर। इनको लखनऊ का नवाब है, इन्होंने घोषित किया था, नवाब। ठीक है। और फिर इनको नवाब घोषित करने के बाद है इन्होंने 1857 का विद्रोह की घोषणा कर दी थी, या फिर आप मान लीजिए इसको श्री गणेश कर दिया था। ठीक है। और क्रांतिकारी थे वो इनको महक परी के नाम से बुलाते थे, या फिर क्रांतिकारियों के बीच में ये महल परी के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में जो हजरत महल थी इन्होंने किनको आपका पूछ ले कि लखनऊ का नवाब बनाया था, तो आप ये याद रखना किसको बनाया था? विरजिस कादिर को बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है, भारतीय और चीन द्वारा पंचशील को घोषणा की गई थी। पंचशील की घोषणा कहाँ की गई थी? काहिरा, बेलग्रेड, नई दिल्ली और बाडूंग। तो अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। भारत और चीन के पंचशील के सिद्धांत की घोषणा हुई थी 29 अप्रैल। डेट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल 1954 में। कहा हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। जो भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और जो चीन के पीएम थे, किसके? चीन के, चीन के पीएम थे, कौन थे उस टाइम? चाउ एन लाई, चाउ एन ए लाई। इनके बीच है वो पंचशील सिद्धांत है, वो एक मैत्री का सिद्धांत है, वो हुआ था, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना हुई थी, आप ये मान सकते हो। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। एक तो पंचशील की घोषणा कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को हुई थी। और पीएम आपको हमारे इंडिया के पीएम भी याद रखने, जवाहरलाल नेहरू, और चीन के पीएम भी चाउ एन लाई, ये भी याद रखनी है। तीनों चीजें अच्छी तरह से याद रखनी है। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सर्वाधिक लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार निम्नलिखित में से कौन सी थी? बलिया की, तामलुक की, सतारा की, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर अपन बात करें तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है, सतारा की सरकार थी वो, इसमें सर्वाधिक लंबी अवधि तक स्थापित होने वाली थी। अपन भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो उस टाइम बलिया, तामलुक और सतारा में समांतर सरकार का ही गठन हुआ था। ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें बलिया में किसके नेतृत्व की थी, तो बलिया में चित्तू पांडे, चित्तू पांडे, इनके नेतृत्व वाली सरकार थी, जो केवल ही एक सप्ताह, यानी मात्र एक सप्ताह चली थी, मात्र एक सप्ताह चली थी। वहीं अगर हम तामलुक की बात करें तो तामलुक की एक जातीय सरकार थी, तामलुक की जो सरकार थी वो जातीय सरकार थी, जातीय सरकार थी। और ये कब तक चली थी? ये दिसंबर 1942 से लेकर, ठीक है, दिसंबर 42 से लेकर आपके सितंबर 1944 तक चली थी। लेकिन अगर अपन बात करें सतारा की, तो ये सरकारें सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी, जो कि 1942 से लेकर है वो 1945 तक चली थी। तो अब आपको तीनों चीजें याद होगी। एक तो जो बलिया की सरकार थी वो मात्र ही एक सप्ताह चली थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में चली थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना। तामलुक की थी वो जातीय सरकार थी, वो दिसंबर 1942 से लेकर 44 तक चली थी। और सतारा की जो सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली समानांतर सरकार थी, जो कि 1942 से 45 में चली थी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम टॉपिक कवर करते हैं ना, तो कई बार वो हमसे छूट जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। वहीं अगर अपन बात करें तो आगे हमारे इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और इंडियन ज्योग्राफी की अपन बात करें तो ये हमारे लक्षद्वीप से रिलेटेड है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और फिर आगे हमें इसमें से सत्य असत्य कूट है वो चुनना है। नीचे कूट दिए हुए हैं कि ए या बी सही है, बी सी सही है, सी ए सही है। इसने बोला है लक्षद्वीप तीन समूहों से मिलकर बना है, जो कि लंकाद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप है। ठीक है। अगला क्या पूछा है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है।
अगला है लक्षय द्वीप का निर्माण प्रबाल वीति मूंगे की चट्टानों से निर्मित एटोल से हुआ है। अगर अपन इसमें देखें तो आप इसमें बता सकते हो कि कौन कौन से सही है। एक चीज है वो देखने से ही पता चल रही है, कौन सी? ऑप्शन सी वाली। चलो मैं इसमें पूरे बता देती हूँ। अगर अपन बात करेंगे कि लक्षय द्वीप 3 द्वीपीय समूह से मिलकर बना है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें लंका द्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीप, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना है। और ये जो 3 समूह है इनको 1973 में मिलाकर है वो क्या बना दिया था? लक्षद्वीप नाम दे दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इनको तीनों को मिलाकर कब लक्षद्वीप नाम दिया गया था? तो 1973 में। अगला अपन को पूछा है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। बिल्कुल सही है। वहीं अगर आपसे पूछ लेता 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अगर पूछ लेता ना, तो ये क्वारती द्वीप, कवारती, जो इसकी राजधानी है ना लक्षद्वीप की, को मिनिकोय से, मिनिकोय द्वीप से अलग करती है। तो 8 डिग्री आपके मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है, और 9 डिग्री है वो क्वारती को मिनिकोय से अलग करती है। लिख भी देती हूँ, से अलग करती है। ठीक है, ये भी देख लेना। अगला अपन दे रखा है कि लक्षद्वीप का निर्माण प्रबालवती मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। बिल्कुल सही है। और अगर आपसे पूछ लेना कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो भी आप याद रखना कौन सा है? एड्रोप, एड्रोट, ठीक है, एड्रोट द्वीप है वो इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी आप याद रखना। तो इसमें तीनों के तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके खनिजों से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया है कि बॉक्साइट टर्सरी काल की लेटराइट, ये बॉक्साइट है यहाँ पे, ठीक है। बॉक्साइट टर्सरी काल की लेटराइट सेलों में पाया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग बर्तन, बिजली के तारों, धातु उपयोग, वायुयान, मोटर गाड़ी के निर्माण में होता है। और भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हमें बताना है। तो इसमें मेरे को पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है कि बॉक्साइट टर्सरी काल की लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का क्या होता है? ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। इसमें जब ये लोहांस पाया जाता है ना, इस मात्रा के आधार पे इसमें सफेद से गुलाबी रंग तक के ये जो बॉक्साइड है वो पाए जाते हैं। और ये टर्सरी काल की सेलों से पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। अगर अपन बात करें ना कि बॉक्साइट का उपयोग बर्तन, बिजली के तारों, धातु उद्योग, वायुयान, मोटर गाड़ी, इनमें किया जाता है। बिल्कुल सही है, इनमें भी किया जाता है। क्योंकि बॉक्साइट जो ऐसे होता है उसमें एल्यूमिनियम का अंश पाया जाता है 55 से 56%। ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें सी है वो गलत दिया गया। किस प्रकार की? भारत में जो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन है ना वो उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। तो आपका इसमें सी गलत दिया हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में हो गया। उसके बाद में फिर आता है आपके गुजरात में, उसके बाद में आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद आता है आपके झारखंड में। झारखंड में तो इनके अपन देखे ना कि किस में पाया जाता, उत्पादन के आधार पर ये क्रम रहता है। तो राइट आंसर फिर आपका कौन सा हो जाएगा? ए व बी हो जाएगा। ए व बी हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको आज इंडिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कराए। कल भी हमें इंडिया ज्योग्राफी के करेंगे। इंडिया ज्योग्राफी के बाद में फिर हम वापस से थोड़ा राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी, इनके क्वेश्चन करेंगे। आगे हम चलते रहेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और जैसा कि मैं आपको रोज लास्ट में है वो 10 से 12 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के एज इट इज स्क्रीनशॉट दिखाकर क्वेश्चन करवाती हूँ। उसका एक ही मोटिव होता है कि वो आपको ऐसे दिमाग में छपने चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए, हाँ इस प्रकार ही इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो चलिए एक बार वो 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं और फिर हमारा सेशन आज का कंप्लीट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो इसमें आपको बनारस, लाहौर, उदयपुर, अलीपुर दिख रहा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बनारस षड्यंत्र मुकदमा था, उसमें जो प्रताप सिंह बारठ थे उनको कारावास हुआ था, उनको कारावास हुआ था। आगे पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है
हमारे राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है और वो है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है? कुंभलगढ़ अभिलेख, रणकपुर अभिलेख, एकलिंग अभिलेख और कीर्ति स्तंभ अभिलेख। तो आप सभी को शायद इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर पता होगा। राइट आंसर जिस इसमें दिखाया हुआ है ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। अपन आगे बढ़ेंगे और अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपके राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का है, जिसमें आपको क्या दिया गया, एक साइड है वो आपको लेखक दिए गए हैं और एक साइड आपसे पूछा गया है उनकी रचनाएं। इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल सही है और कुवल्यमाला उदोतन श्री बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय बिल्कुल गलत है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी बिल्कुल सही है। तो इसमें ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि इसमें दिया गया है पृथ्वीराज विजय, नहीं, पृथ्वीराज विजय की नहीं थी। जो पृथ्वीराज विजय है वो किसकी थी? चंद्रबरदाई की नहीं थी, ये थी जयानक की। जयानक की, ठीक है। पृथ्वीराज नहीं, पृथ्वीराज रासो थी वो चंद्रबरदाई की थी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? और फिर हमें नीचे ये ABCD ये दिया हुआ है। तो अगर हम इन अभिलेखों की बात करें तो नीलगुंड का अभिलेख, देवली का, राधनपुर का, कराड़ का, ये चारों के चारों में है वो गुज्जर प्रतिहार। जो प्रतिहार है उनको गुर्जरे कहा गया है। तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी, यानी फोर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर प्रतिहार से है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो ये आपके नागभट्ट फर्स्ट ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट फर्स्ट ने की थी। जो प्रतिहार वंश की जो 4 राजधानियां थी वो तो चेंज की थी आपके नागभट्ट फर्स्ट ने, और जो 5वीं राजधानी थी वो नागभट्ट द्वितीय ने चेंज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहंस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, यानी रणहंस्तिन की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन थे? वो थे आपके वत्सराज। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं वो एज इट इज मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको पता चले कि जब हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो वहां से एज इट इज क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया और निर्माण कार्य जारी रहा। कितने 90 वर्षों तक ये निर्माण कार्य है वो जारी रहा। काफी बेहतर यानी उच्च स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है ये। और आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्जाम होता है ना, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें पता नहीं कहां से उठा के आ जाते हैं, पढ़े हुए नहीं होते हैं। और ये जब हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ना, तो ये हमारे पढ़े हुए होंगे तो ये बार बार रिपीट भी होते हैं, तब ये क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ा, लहरिया, मदील और अंटीवाली। अब आप देखो, मोठड़ा, अब कहीं पर तो जब हम इसको पढ़ते हैं ना तो मोठड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है? मोठड़ा किस प्रकार, ऐसे लिखा हुआ पढ़ते हैं मोठड़ा। और इसमें क्या दिया है? मोथड़ा। तो हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे अभी पीछे एक यू वाला एग्जाम था ना, उसमें आ रखा था क्वेश्चन है, जैसे अपन बहुत जगह पढ़ते हैं ना सियालू और है उनालू, उनालू, यानी ये आपके रबी की फसल और ये आपके खरीफ की फसल के बारे में दिया होता है, लेकिन उन्होंने वहां पे उनालू ना दे के उनाल दे रखा था। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हुए थे कई। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, हम बार बार पढ़ते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अब हमें ये भी क्वेश्चन है वो हम सही कर पाते हैं। अब जैसे मदील है, तो मदील है ये कौन से दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर, ठीक है। इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है कि राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो ये याद किया जाता है अमर सिंह राठौड़ को। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मूंगती, मूंगती, ये मूंगती, ठीक है, इसके लेखक है वो कौन है? तो ये मिठेश निर्मोही। राइट आंसर ऑप्शन है डी। अगला जो अपना क्वेश्चन है
कि किस राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है तो शिव चरण भारतीय, शिव चरण चंद्र भारतीय, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर ये आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम गद्य लेखक, ठीक है, शिवचंद्र भारतीय। भारतीय आ गया, भारतीय भी बोला जाता है इसको। अगला जो अपना क्वेश्चन है, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है? रूपक, रासो, विगत, प्रकाश। तो ये क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः कितने के मध्य लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कितने में? 1450 से 1650 एडी, ठीक है। और वहीं जो आपका ये 150 वाला दे रखा है ना, 150 से 1450, तो ये आपके वीर रस का काल था। वीर रस का काल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हुए गारंटी से मैं बोल सकती हूँ। तो भक्ति काल का जो राजस्थानी साहित्य टाइम है वो 1460 से 1460, 1650 से 1450 से 1650, और 1050 से 1450 है ना, वो आपकी वीर रस का काल है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी सारे बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर पी के सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया था? तो इनका जो राइट आंसर आ जाएगा, जयपुर पांव का आविष्कार है, इन्होंने किया था, पी के सेठी ने, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी का महल, ऑप्शन है डी। तो ये काफी सारे थे, आपके 10-15 क्वेश्चन थे जो मैंने अच्छे से आपको ये करवाए हैं। इसी प्रकार आप क्लास के साथ आगे बने रहना ताकि आपकी और अच्छे से आपके राजस्थान पटवारी की तैयारी की जा सके और आपकी एक सीट है इसमें पक्की हो सके, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक धन्यवाद।